बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरिफ अफ़ज़ाल और इस वक्त आपकी खिदमत में प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूँ अनवार अदब। एशिया ट्रिब्यून टीवी के नाजरीन का बहुत शुक्रिया कि जो हमारे प्रोग्रामों को पसंद करते हैं। और गो के आजकल मौसम वबा है और जो सूरत हाल दुनिया भर में हो चुकी है, ख़ास तौर पर अमेरिका में सबसे ज़्यादा महफूज मुल्क सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है इस मौसम से, इस वबा के मौसम से, इस वबा से कि 3 लाख से ज़्यादा अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। अफसोस की सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी का सर्कल, ज़िंदगी का पहिया चलता रहता है और लोगों ने रास्ते तलाश किए, किसी न किसी तरह सिलसिले जारी और सारी रहें, वरना अगर जमूद आ जाए तो बहुत सी मसाइल पैदा हो जाते हैं। एशिया ट्रिब्यून के इस प्रोग्राम अनवार अदब में आज जिस शख्सियत को मैंने मदऊ किया है और हम जूम के ज़रिए इस मीटिंग में एक दूसरे के साथ मसरूफ़ हैं, इस रिकॉर्डिंग को कर रहे हैं, इसके बाद आप टीवी पे देखेंगे। और इसके साथ साथ एशिया ट्रिब्यून टीवी का एक और ज़ैली इदारा जौहर इंटरनेशनल, जिसके तहत हमने अभी नया मैगज़ीन शुरू किया है, सहमाई अदबी मैगज़ीन है और अल्हम्दुलिल्लाह पहले इशू के बाद दूसरे इशू की तैयारी है, बिल्कुल आखिरी लम्हात में है। तो ये इंटरव्यू जो इस वक्त मैं कर रहा हूँ, जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, वो भी आपको सुनने और पढ़ने को मिलेगी। तो आप हैं जनाब डॉक्टर अब्दुल रहमान अब साहब, अमेरिका में पिछले 58 साल से रह रहे हैं। ये छोटा अरसा नहीं होता, बाज़ लोगों की उम्र होती है 6 दहाइयाँ। डॉक्टर साहब उस वक्त अमेरिका आए जब यहाँ पे खाल खाल पाकिस्तानी नज़र आते थे, बहुत से मसाइल थे। मुझे आए हुए 30 साल हो गए, उस वक्त भी मसाइल बहुत से थे, लेकिन अब तो बहरहाल दुनिया तब्दील हो गई है, बहुत कुछ है दुनिया भर के हवाले से, इस दुनिया में सब कुछ मौजूद है। डॉक्टर साहब की शख्सियत बड़ी सहरंगेज है, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बहुत अच्छे शेर लिखते हैं, बहुत अच्छी नसर लिखते हैं और इनको ये सादत हासिल हुई कि इन्होंने एक नाती या शायरी की किताब तरतीब दी और शायरी के मैदान में अब तक 4 किताबें पढ़ने वालों को दे चुके हैं। शिकवा जवाब शिकवा के हवाले से एक नसरी किताब इन्होंने दी पढ़ने वालों को और अभी 2 किताबें इनकी ज़ेवर तबाह से आरास्ता होने वाली हैं। डॉक्टर अब्दुल रहमान अब साहब बहुत ही मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, गो के महफिलों में इनसे मुलाकात होती है मेरी। डॉक्टर्स हैं, शोबे तिब से ताल्लुक़ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कम्युनिटी के दोस्त हैं, इंसान दोस्त हैं, लोगों से मोहब्बत से बात करते हैं और यही सब कुछ है। कहा जाता है कि अगर आपके लहजे नर्म हैं तो आपके पास सब कुछ है। डॉक्टर साहब वेलकम इन द शो। अदबी प्रोग्राम है, थोड़ी सी अंग्रेजी बोल रहा हूँ क्योंकि अमेरिका में रहते हुए असर आ जाता है बल्कि मुझे याद है कि आपने तो अपनी शायरी में भी कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की हैं कहीं कहीं। तो बहरहाल आपको खुशामदीद इस प्रोग्राम में अनवार अदब में, और यह आपका इंटरव्यू मैं जौहर में भी शाया करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब आगाज़ यहाँ से करते हैं कि जैसा कि मैंने बड़ी बड़ी नवाज़िश है, आपने याद किया और मुझे मौका दिया जी। आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। जैसा कि मैंने कहा 58 साल से यहाँ पर हैं, तो कुछ इब्तिदा से चलते हैं कि ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, तालीम के क्या सिलसिले रहे और अमेरिका कब आए आपने, जैसा कि आप 68 में आ गए, तो यहाँ के सिलसिले में आना हुआ, तालीम के सिलसिले में आना हुआ, तो यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मेरी पैदाइश आज़ाद कश्मीर की है, मीरपुर आज़ाद कश्मीर, जहाँ आजकल मंगला डैम है जी बना हुआ है, वहाँ पे हमारा गांव था, छोटा सा। वो आजकल वो गांव जो है वो ज़ेरे आब है। तो जब मैं वहाँ था तो अवाइल मेरे जो गुजरे हैं शुरू के तालीमी 10 साल मैट्रिक तक, वो समझ लीजिए कि मीरपुर में ही गुजरे हैं। पहले गांव में पढ़ता रहा 5वीं जमात तक, उसके बाद 5वीं से मिडिल तक मीरपुर शहर के अंदर मैंने तालीम हासिल की। फिर वहीं कॉलेज था 2 साल। ये उस जमाने में तो इंटर साइंस वहाँ प्री मेडिकल नहीं होती थी, लेकिन जब मैंने दाखिला लिया तो बड़ा जोर लगाया गया हमारे वालिदैन ने भी, और कुछ जो वहाँ पे हमारे हुकूमत के थे रहनुमा, उनसे भी शोर किया कि भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पे तालीम को बढ़ाने का इंतजाम किया जाए। तो उन्होंने, मुझे याद है कि मैंने इंटर साइंस में जब FSC में दाखिला लिया तो पहले 3 महीने वहाँ पे हमारे पास कोई ना किताबें थी कि क्या पढ़ना है और ना कोई उस्ताद था या इंस्ट्रक्टर था कि क्या हमने सीखना है।
बहरहाल 3 महीने के बाद फिर एक इंस्ट्रक्टर मिल गए, फिर किताबें आई, तो माशाल्लाह उस माहौल से 2 साल में मैंने एफएससी किया। फिर वहां से, चूंकि मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, तो वहां तो मेडिकल कॉलेज है ही नहीं, था ही नहीं उस वक्त। सही। तो हमें मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स के थ्रू कहीं पाकिस्तान में किसी मेडिकल स्कूल में दाखिला लेना था। मेडिकल स्कूल हम यहाँ अमेरिका में कहते हैं, वहां तो मेडिकल कॉलेज कहते थे। जी जी। तो वहां पे खैर आज़ाद कश्मीर मिनिस्ट्री में हमने अप्लाई किया, तो वहां पे जो टॉप उनके होते हैं स्टूडेंट्स पूरे आज़ाद कश्मीर में, उनमें से जितनी सीट्स होती हैं पाकिस्तान के कॉलेजेस में, उस जमाने में पाकिस्तान में 7 कॉलेजेस थे। दो मशरकी पाकिस्तान में थे और 5, सिर्फ 5 मगरबी पाकिस्तान में थे। तो मुझे कराची दाखिला मिला डाउ मेडिकल कॉलेज में। सही। तो वहां से सही 5 वर्षों में मैंने वो मुकम्मल किया, और उसके फौरन बाद में अमेरिका आ गया 68 में। मेरी ग्रेजुएशन 67 की थी। अक्टूबर में हमें डिप्लोमास वगैरह दिए गए, और उससे बाद जो नेक्स्ट सेशन शुरू होता था अमेरिका में ट्रेनिंग का, वो जुलाई से शुरू होता है। तो जुलाई 68 में मैंने यहाँ पे डिट्रॉइट में मिशिगन में 1 साल इंटर्नशिप का किया एक अस्पताल में, और उसके बाद मैं न्यूयॉर्क आ गया, और जब से यहीं हूँ। यहीं पर। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान को अगर हम देखें, याद करें, तो पाकिस्तान के विलेजेस की सूरत हाल आज भी बहुत अच्छी नहीं है। और जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त तो सहूलतें बिल्कुल नहीं थी। अक्सर बड़े लोग जो कि मैदान में तालीम के बाहर निकल कर आए, उन्होंने स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ा, लालटेन की रोशनी में पढ़ा। तो आपके साथ क्या मनाजिर थे उस जमाने में? ना स्ट्रीट लाइट थी, ना लालटेन थी, हम तो दिए की रोशनी में पढ़ते थे। और मेरा स्कूल एक छत, एक दरख्त के नीचे था। एक बहुत बड़ा बड़ा दरख्त था, बड़ का दरख्त। तो उसके बड़े होते हैं पत्ते, काफी घना होता है। सही। उसकी छांव में हमारी क्लासेस लगती थी। बारिश से भी वो बचा लेता था काफी हद तक। तो वहां मैंने तालीम हासिल की है। तकरीबन 2 मील चल के जाना पड़ता था स्कूल तक। हमारे गांव से 1-2 गांव हट के था वो गांव, लेकिन सुबह जाते थे, और उस हालत में हमने तालीम हासिल की। फिर जब मिडिल स्कूल के लिए शहर में आना पड़ा, तो मुसाफत यानी कि पाँव चल के आना जरा लंबा हो गया, जी जी। मगर करते थे। तो वहां पे किया, तो इस हालत में यानी कि बड़ी मुश्किल हालात में हमारी जो इब्तदाई तालीम थी वो हुई मुकम्मल। सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने बचपन और अपने लड़कपन और कॉलेज की तालीम के हवाले से मुझे बताया। ये बताइए कि कहाँ शोबा तिब और कहाँ शोबा अदब, दो मुख्तलिफ रास्ते हैं। तो ये अदब के शाहरा पे सफ़र का आगाज़ कैसे होता है? मेरी उम्र रही होगी 4-5 साल की, और वो था पाकिस्तान बनने के फौरन बाद का ज़माना, क्योंकि मेरी पैदाइश 44 की है। अच्छा। तो समझ लीजिए कि 49-50 में वहाँ पे तहरीक आज़ादी कश्मीर जो थी ना, बड़ी ज़ोरों पे थी। तो जलसे बहुत होते थे, जुलूस बहुत निकलते थे, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के हवाले से। तो मुझे याद है कि खुदा बख्शे मेरे वालिद साहब ले जाया करते थे जलसों में मुझे। और वहाँ पे इकबाल का बड़ा क्या कहते हैं शौक था सबको। शिकवा पढ़ते थे लोग, और दूसरी इकबाल का कलाम। तो मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन शिकवा जो है उसके चंद अशार शुरू के जो थे वो मुझे शायद ज़बानी याद हो गए। तो वो मैं जलसों में वालिद हुजूर के कंधों पे बैठ के, मुझे वो उसके सामने माइक्रोफोन के सामने रख देते थे, तो मैं उनको शायद सुनाया करता था। मुझे हल्की हल्की यादें हैं उसकी, क्योंकि लोग हैरान होते थे कि छोटा सा बच्चा अभी तो अलिफ बे पढ़ नहीं सकता, लेकिन इसको ये कैसे याद है। बड़ी बात। तो शिकवे से यानी मुझे शौक हुआ इकबाल के हवाले से, फिर उर्दू की तरफ शौक हुआ। लेकिन चूंकि जाना साइंस की तरफ था, वालिद साहब मेरे हकीम थे, अल्लाह बख्शे उन्हें, तो शोबा तिब जो था उसकी तरफ मुझे रगबत थी। उनकी कहानियां सुन के, उनकी बातें सुन के मुझे और भी शौक होता था कि मैं डॉक्टर बनूं। इसीलिए फिर खैर मैं जब कॉलेज में था, वो मुझे याद है कि वहां पे हमारी एक महफिल अदब होती थी, बज़्म अदब उसको कहते थे। तो उसका मैं सेक्रेटरी रहा 1-2 साल, जब मैं वहां 2 साल पढ़ रहा था 11वीं और 12वीं जमात में। तो वो शौक तो था, लेकिन मैं उसको दबा दिया शायद, यार उसके बाद जाहिर भी नहीं हुआ।
मेडिकल कॉलेज में कतन मुझे ये कराची में कतन शौक नहीं था, हालांकि वहाँ पे हमारे सालाना मुशायरा होता था। वहाँ पे कमर जलालवी हमारे पड़ोस में ही होते थे, नजदीक मेडिकल कॉलेज के, तो वो हमेशा आया करते थे उस मुशायरे में। मुशायरा क्या था, बल्कि उन्हीं की सिर्फ वही एक शायर होते थे, बाकी हम लोग उर्दू की जो छोटी मोटी बात कर लेते थे। हल्का सा शौक रहा होगा, लेकिन कोई काबिले जिक्र बात नहीं थी, और ना उसके बाद मैंने अगले कई बरस उसको कोई परसू नहीं किया। जी। तो डॉक्टर साहब, इकबाल ने आपको शायरा अदब का मुसाफिर बनाया। जी। आपने पहला शेर कब कहा? आपने कहा कि आपने कॉलेज में भी इतना अदब की तरफ तवज्जो नहीं दी, लेकिन तो पहला शेर हाँ, कब किस वक्त आप आए कि आपने कहा कि, और कौन सा, मसलन आपने नज्म लिखी, गजल लिखी, क्या किस किस मैदान को तब आप किया? बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। दरअसल मैंने जैसे तज़किरा किया, मेरी उम्र 23 बरस थी, 23, जब मैं यहाँ पहुंचा। तो जब मेरी समझ लीजिए कि 40 बरस उम्र हुई, तो बच्चे जो थे ठीक ठाक माशाअल्लाह अपने पाँव पे चल रहे थे। तो उस वक्त मैंने और मेरी बेगम ने, अल्लाह बख्शे उसे, उम्रे के लिए गया। हम 85 में, सही 1985 में मैंने उम्रा किया, और वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह वहां मदीना शरीफ में मैंने कुछ अशार ऐसे ही कहे, दुआ मांग रहा था या कैसे था, तो नात के अशार हो गए। और वापस आने के बाद मैंने उस नात को मुकम्मल कर लिया, और ऐसे ही रखी हुई थी। फिर हमारे दोस्तों के साथ मिलना होता रहता था, यहाँ स्टेटन आइलैंड में सोशल गैदरिंग्स थी, तो वहां मैंने चंद एक शेर उसी तरह जो लोग बैठे थे उन्हीं की शान में किसी को कह दिया कि किसी का कपड़े अच्छे थे या किसी क्या था, तो उस तरह मैंने कुछ अशार वहां पे उनके नाम से ही बना के सुना दिए। तो मौजूद अशार नजर आए मुझे। तो वहां एक साहब थे, वो भी अब गुजर गए, डॉक्टर थे अजीज हसन। उन्होंने कहा, यार ये तो बड़े ठीक ठाक शेर है, वो कराची के थे और उर्दू अच्छी तरह जानते थे। तो कहने लगे, ये तूने कैसे किया? मैंने कहा, अभी मैंने सोच के कह दिया। कहने लगा, यार तुम तो शेर कह सकते हो लगता है। तो फिर मैंने उनको वहां पे वो जो नात कही थी वो भी मेरे ख्याल में सुनाई, अब मुझे याद नहीं उनको उस वक्त सुनाई के बाद में फोन पे सुनाई। तो उससे मुझे थोड़ा सा यकीन हुआ कि शायद मेरे अंदर कोई नई हिस्स पैदा हो गई है कि मैं मौजूद शेर कह लेता हूँ। तो फिर उसके बाद फिर मैंने बाकायदा शेर कहना शुरू किया। और जब उसके चंद महीने बाद मैं गया कराची, तो वहां अभी जिंदा थी हमारी बड़ी मेहरबान शायरा जो थी अदा जाफरी, मेरी वाइफ की वो आंटी लगती थी। अच्छा। तो हाँ, तो उनको जब पता चला कि इसने शेर कहना शुरू किया, तो उनके पास में बैठा। सही। तो उन्होंने कहा, कुछ सुनाओ। तो मैंने जो 3 गजलें उनको सुना दी। तो बड़े मजे की गुफ्तगू थी उनकी। कहने लगे, रहमान मियां, तुम्हारे अंदर शायर तो मौजूद है, अब तुम इसको बाहर निकालो किसी से। तो मैंने कहा, मुझे तो आधी उर्दू आती है, आधी नहीं आती उर्दू, हम भूल चुके हैं, वहां अंग्रेजी में गुफ्तगू होती है। तो मेरी तो, मैं टेबल को पता नहीं मुअन्नस कहूं मुज़क्कर कहूं, इस तरह की बातें हो रही है। तो क्या करूं, अपनी उर्दू कैसे, तो कोई लुगत ले लो। मैंने कहा, वो लुगत तो होती है, लेकिन वो ये तो नहीं बताती ना कि क्या कैसे आपने कहना है। तो कहने लगे, अच्छा मैं तुमको नूरुल लुगात देती हूँ, जो उसकी 4 वॉल्यूम है, काफी खूबसूरत किताब है उसकी उर्दू की। तो मैंने कहा, ये 4 वॉल्यूम्स मैं लेके जा नहीं सकता। तो खैर हुआ ये कि उन्होंने उसके साथ कुछ मुशायरों के टेप, कुछ और उर्दू की किताबें और कुछ और रेफरेंस की किताबें, एक पूरा वो एक कार्टन बना के भिजवा दिया बाय शिप। तो वो मेरे पास फिर मवाद आ गया, पढ़ते रहे आप? मैं पढ़ता रहा उससे। फिर मैं मुशायरों को सुना मैंने कि शायर किस तरह कलाम अपना पेश करते हैं। और उसके बाद मैंने अपनी तरफ से एक और चीज की, वो थी कि एतराफ करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर इसरार अहमद की जो तकरीरें होती थी, उनकी उर्दू मुझे बहुत पसंद थी। तो मैं वो तकरीरें सुनने लग गया कि उर्दू के जो अल्फाज हैं उनकी अदायगी कैसे करनी है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि मेरी उम्र 40 बरस हो गई, उम्रा कर लिया मैंने। उसके बाद मेरे शेरी सफर का आगाज हुआ है। और उसके बाद, जैसे आपने शुरू में कहा, मेरी 4 नहीं 5 शेरी किताबें हैं। पहली नात की है, जी जी। उसके बाद दूसरे 4 शेरी मजमूए, और उसके बाद जो नसरी जो आप शिकवा टोटल आपकी 6 किताबें, 2 आने वाली हैं आपने बताया।
हाँ जी, जो दो और आने वाले जो जो है मुकम्मल पढ़ी हुई है। एक तो मैंने स्पिरिचुअलिटी पे लिखी है, वो इंटरफेथ स्पिरिचुअलिटी की है, उसको पब्लिश करने के लिए भेजना है। और दूसरी मेरे पास अब गजलें नज़में जो है वो मेरे ख्याल में 1 या 2 किताबों के लिए मवाद तो पड़ा हुआ है पिछले 3-4 साल का, जो मैंने अभी प्रिंट पब्लिश नहीं करवाया। थोड़ी सारी फुर्सत मिले तो मैं इंशाल्लाह उसको जमा कर दूंगा। डॉक्टर साहब, आप जब कहा जी जाता है कि शायरी में कोई ना कोई किसी का उस्ताद भी होता है, तो आपके अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत तो रखी कि आपको लिखने का फन दिया, सोचने का फन दिया, समझने का फन दिया, लेकिन आपको एक तरह से उस्ताद की सूरत में रहनुमाई मिली अदा जाफरी साहिबा से, क्या हम ये कह सकते हैं? जी नहीं, नहीं वहां से नहीं मिली। उस जमाने के जो मेरे ये क्या कहते हैं मुआसरीन, जो शोरा हैं जिनसे मैं मिलता रहा, वो थे डॉक्टर फरमान फतेहपुरी साहब, शबनम रुमानी साहब, अदा जाफरी साहिबा ऑफ कोर्स। लेकिन मेरे उस्ताद, अगर सच्ची बात है तो मेरे उस्ताद इकबाल हैं। अच्छा। मैंने, हाँ, मुझे फारसी से लगाव था। फारसी मैंने वहाँ 2 साल ऑप्शनल पढ़ी थी कॉलेज में। जी जी। तो मैं रूमी को पढ़ता हूँ और इकबाल को। सही। और इकबाल चूंकि आसान है, ज़रा उर्दू भी है उसमें, इकबाल का कलाम काफी, शायद फारसी तो है ही लेकिन उर्दू भी है। तो इसलिए मैं इकबाल को अपना उस्ताद मानता हूँ, जिस तरह इकबाल ने रूमी को अपना उस्ताद माना था। चलिए, इस गुफ्तगू को और आगे बढ़ाएंगे। मुझे एक बात याद आ रही है डॉक्टर साहब, कहा यह जाता है कि शायरी, गजल का मतलब है औरतों से बातें करना, इश्क, जी रोमांस। तो हम, मुझे एक शेर याद आ रहा है, हमारे जो अख्तर सईदी साहब, हमारे जौहर के जो एडिटर हैं, बहुत सीनियर शायर हैं, तो उन्होंने एक शेर कहा था कि कसम खुदा की हकीकी हो या मिजाजी हो, कसम खुदा की हकीकी हो या मिजाजी हो, किसी से इश्क जरूरी है शायरी के लिए। तो क्या आपका भी ये कोई सिलसिला हुआ कि शायरी के लिए नहीं कोई नहीं नहीं, शायरों का ये होता है कि झूठ बोल देते हैं कभी कभी। तो जो उन्होंने कहा उससे मुझे इत्तेफाक नहीं है, मुझे इस तरह का कोई बात नहीं है। मगर अगर मुझे किसी से कभी मोहब्बत हुई है या इश्क हुआ है तो वो जाते खुदावंद ही है, समझ लीजिए। मैंने और किसी से इस तरह का जो है, वो जो इंसानी मोहब्बत का जज्बा होता है, अपने आप को हमेशा के लिए उससे पाबंद रखा है कि इस तरफ जब अगर किसी से करना है, दोस्ती करनी है, तो खुदा की वजह से ही करो, और अगर किसी से हट के रहना है तो भी उसी की वजह से। तो मैं तो इस तरह की गजल वगैरह से मुतासर नहीं होता। गजल शायरी के फन के लिए जरूरी है, और चूंकि यहाँ मुशायरों में जाने के लिए गजल सुनानी पड़ती है तो मैं गजल कह लेता हूँ, लेकिन मेरी असल पहचान जो है वो नात ही है, और हमद नात है। और नज्म को मैं आसान समझता हूँ। नज्म में कोई बात करना आसान है। मेरी अक्सर नातें नज्म में ही है। अच्छा अच्छा, तो यानी कि मेरा मेरा अगला सवाल यही था। तो फिर आप क्या लिख रहे हैं? गजल लिख रहे हैं, नात लिख रहे हैं, नज्म लिख रहे हैं? तो आपने कहा कि आपकी ज्यादातर शायरी, लेकिन 4 शेरी मजमूए आप बता रहे हैं आपके, जबकि नात का मजमूआ आपका एक है, और आप कह रहे हैं कि ज्यादातर आप नात या शायरी लिख रहे हैं। मेरा रुझान नात की तरफ होता है। मेरे पास काफी और नातें मौजूद हैं। अब देखना ये था कि मैं नात की 4 किताबें लिखूं या एक ही किताब को बड़ा करता चला जाऊं, उसके अगले एडिशन में उसको इजाफा कर लूं। तो मैंने वो काफी मवाद उसका भी है। तो मेरी ख्वाहिश तो सिर्फ यही थी कि नात की किताब एक ही हो, जिसके अगले एडिशन में इजाफे के साथ मैं उसको पब्लिश करता रहूं। तो आपका तो गजल का मौजू क्या है? वैसे शायरी में, गजल में आप किस मैं इकबाल की तकलीद में जो कुछ कहता हूँ उसी तरह का कहता हूँ जिस तरह इकबाल कहता है। मैं जो ये आम तरह की गजल के अशार होते हैं, वो मेरे लिए वो फितरी नहीं है। मैं कह लेता हूँ लेकिन अंदर की आवाज वो असल नहीं होती। जैसे मैंने कहा ना कि वो इस शायर ने ये कहा है कि उसके बगैर शायरी नहीं होती, वो अपनी शायराना बात है लेकिन हकीकत नहीं है। मेरे अंदर की आवाज जो है वो गजल वाली नहीं है, गजल वाली नहीं है। जी। अच्छा, मैं अभी ये, आपका रूमी और इकबाल के हवाले से आपका एक सिलसिला है, लेक्चर भी है, तो जी ये क्या सिलसिला है? आपने कहा इकबाल से आप बहुत मुतासिर हैं, आपकी शायरी भी इकबाल के रंग में रंगी हुई है, तो ये रूमी, और रूमी को भी आपने पढ़ा, फारसी से आपकी दिलचस्पी है, तो कुछ इसके बारे में, रूमी और इकबाल के हवाले से जो आपके लेक्चर होते हैं मुख्तलिफ मकामात पे, उस हवाले से कुछ फरमाइए। जब मैंने यहाँ पे लिटरेचर को देखा और रूमी की मकबूलियत को देखा, अमेरिका में खासकर, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो सुनते आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि जितना
रूमी का यहाँ लिटरेचर है उसमें ज्यादा तादाद जो है वो यूरोपियंस ने ही ट्रांसलेशन किया है रूमी का फारसी से। और मैं अब मुझे कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही कि दरअसल वो उसकी स्पिरिट जो है ना उस शायरी की वो उनके हाथ में नहीं आई, चाहे आर्बरी हो चाहे निकलसन हो या जिसने भी किया है तर्जुमा। तो इसलिए फौरन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जिन्हें हम लोगों को जिन्हें थोड़ा बहुत शायरी से शगफ भी है, थोड़ा बहुत फारसी का इल्म भी है, और अगर शेर भी कह लेते हैं तो जाहिर है मिजाज भी शायराना है जिस तरह के रूमी का या इकबाल का था। तो फिर पहला काम हमें ये करना चाहिए कि ट्रांसलेशन रूमी का और इकबाल की फारसी जो हैं तख्लीकात उनका हमें करना चाहिए, ताकि उसकी जो असल स्पिरिट है उस शायरी की, जो उसकी मैसेज है वो हम यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में पहुंचाएं। तो उस वजह से फिर मैंने उसको गौर से पढ़ना शुरू किया और मैंने कोशिश ये की कि बजाय इसके कि मैं भी उसकी फारसी के जो शेर है रूमी के हूँ या इकबाल के हूँ उनको राइम में ट्रांसलेट करने की बजाय सिंपल ट्रांसलेशन कर दूं, बजाय इसके कि उसको भी शायराना अंदाज में अंग्रेजी में बताने की कोशिश की जिस तरह बाकियों ने की है। तो उसमें उस तरह से एक स्पिरिट तो आपकी जब फारसी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं कुछ तो वहां खो जाती है, और कुछ जब उसको राइम करने की कोशिश करते हैं दूसरी जबान में तो कुछ वहां खो जाती है, आपको काफी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो मैंने ये सोचा कि मैं ये करूं कि सिंपल इंग्लिश या उर्दू ट्रांसलेशन जो है आसान जो उसके वर्ड्स हैं उसी तरह करूं। तो वो उस तरफ मेरा रुझान हुआ। तो फिर वो आप जब मेरे दोस्त अहबाब को पता चला कि मैं ये करना चाहता हूँ तो मस्जिद जहाँ पे मैं एक्टिव हूँ अपनी स्टेटन आइलैंड में, वहां पे मैंने एक रूमी और इकबाल सर्कल, माशाल्लाह उसका नाम भी हमने रखा था हल्का है रूमी और इकबाल हेरा, हे रे अलिफ, और रूमी और इकबाल सर्कल। तो उस हिसाब उस हवाले से हमने वहाँ लेक्चर शुरू किए। लंबे लेक्चर होते थे तकरीबन 35 मिनट के, और फिर उसके बाद 15-20 मिनट सवाल जवाब। सुनने वाले लेक्चर को पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है और जी अमेरिकन भी है? नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अमेरिकन थे जो लोग मस्जिद में आते थे। हम मस्जिद के प्रोग्राम यानी नमाज के फौरन बाद ऊपर जाके जो हमारा एक हाल है उसमें वो तालीम देना शुरू कर दी, यानी पढ़ाना शुरू कर दिया। लोगों को इंटरेस्ट था इकबाल से और रूमी से, तो एक हिकायत रूमी की बयान कर दी, चंद एक शेर जो है उनकी इलेबोरेट करके उसका मफहूम बयान किया और लोगों के सवाल जवाब। तो उससे मुझे यानी इस तरफ दिलचस्पी हुई। तो फिर बाद में ये सिलसिला आगे बढ़ गया। तो अब तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंसटन में बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी है वेस्ट विंडसर में। जी हाँ, मैंने देखी। हाँ, तो उन्होंने वहां पे एक रूमी चेयर, मुझसे पहले तो 1-2 मरतबा लेक्चर सुने, उसके बाद उन्होंने कहा हम यहाँ रूमी चेयर एस्टेब्लिश कर रहे हैं और आप उसके इंचार्ज हैं, आप उसको चलाएं। रूमी और इकबाल का सर्कल भी करना चाहते हैं तो वो भी करें। उसकी तो अभी शुरुआत ही है। मैंने वहाँ लेक्चर तो दिए पहले कुछ 6 महीने पहले, लेकिन अब कोविड की वजह से वहाँ फेस टू फेस तो हो नहीं सकता। तो अब वो वर्चुअली मिलते हैं और वो दोनों सिलसिले चल रहे हैं। इंशाल्लाह उसको बाज़ाब्ता जब हम उसको सेट कर देंगे तो उसमें इंटरफेस का जो है ना क्रिश्चियन और जूस को हमने बुलाया वो उससे क्या कहते हैं मधु रहेंगे। तो कोशिश यही है कि इंग्लिश में वो उसकी हो सारी की सारी कार्रवाई। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही कि यहाँ के अमेरिका के लिखने वालों ने रूमी और इकबाल को ट्रांसलेट तो किया लेकिन वो बात नहीं कर सके जो कहना चाहते हैं इकबाल और रूमी। तो क्या आप कोशिश कर रहे हैं कि कोई आपकी किताब इस हवाले से अंग्रेजी अदब के लिए आए कि जी इकबाल और रूमी क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वही तो सिलसिला मैंने अपने लिए ही वो इसी काम के लिए शुरू किया था। तो लोगों ने पकड़ लिया कि चलो ये लेक्चर दिया करें हमें। मैंने ये जो शिकवा और जवाब शिकवा को ट्रांसलेट किया है सिंपल इंग्लिश में और सिंपल उर्दू में, ये उसकी इब्तदा थी। तो इससे मुझे ये शौक हुआ कि ये काम जो है मजीद करना चाहिए। इसको बड़ी पजीराई मिली। इसमें जुबान उर्दू, इंग्लिश और फारसी तीनों इस्तेमाल किए आपने? ये तो चूंकि शिकवा उर्दू में है ना, तो इसमें मैंने किया ये है कि एक पेज पे ही एक इस तरफ उर्दू का बंद लिखा है और उसी के बिल्कुल साथ इंग्लिश में उसी पेज पे उसकी क्या कहते हैं लिटरेशन ट्रांसलिटरेशन जो होती है ना इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फाबेट में जैसे लिखा है तुम हो आपस में, तो TUM तुम
HOAAPIS हाफिज। हाँ, और उसके नीचे जो मैंने लोगत लिखी है कि इसमें कितने कितने जो मुश्किल अल्फाज हैं, जैसे इसमें गजबनाक है, रहीम है, खताकार है, खताबी है, खतापोश है, और ये सरैया, तो इनके मानी सामने लिख दिए हैं। फिर उसके नीचे लिखा है रवां तर्जमा, और रवां तर्जमा जो है वो 4-5 जो भी पूरा बनता है 6 लाइनें। उसके बाद नीचे मफहूम लिखा है कि इकबाल की से मुराद क्या थी। सही। ये उर्दू है। इसी तरह इंग्लिश में ट्रांसलिटरेशन के बाद सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसके बाद उसकी मैसेज। तो ये बच्चों में जो लोग बच्चे नहीं पढ़ सकते उर्दू अल्फाबेट यहाँ के, पद की आप कॉलेज में जाते हैं, जैसे मेरी बेटी में जब मेडिकल कॉलेज में गई कैलिफोर्निया में बर्कली में, तो उसने उर्दू ऑप्शनल लिया। वहां पे उनके लिए कोई रेफरेंस की बुक नहीं थी कि जिससे उसको पढ़ाया जाए। तो जाहिर बात है कि बच्चे तो सबके सब उर्दू के अल्फाबेट नहीं पढ़ पाते। तो मेरे उस वक्त ज़हन में आया कि अगर उनके लिए किसी तरीके से आसान कर दिया जाए तो फिर ये मवाद कुछ होना चाहिए यूनिवर्सिटीज में। ये बात जो हमारे जो देखने वाले हैं या सुनने वाले उनके लिए दिलचस्पी का बायस हो कि पूरे अमेरिका में जहां जहां हमारे लोग आबाद हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस तो यहाँ पढ़ाई जाती हैं, लेकिन वहां कोई डिमांड करे, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे 3-4 जाके कहें कि हमें उर्दू में लेसन चाहिए ऑप्शनल, तो वो मुहैया करते हैं। वेरी गुड। उनके पास फंड्स होते हैं, तो वो बताते हैं कि चलो तुमको कौन सी किताब लेनी है, क्या रेफरेंस के लिए हम लाइब्रेरी में रखे हैं। तो यहाँ इस तरह की कोई चीज ऐसी नहीं मिलती जो बच्चों के इन जो उनकी जरूरियात है इनको पूरा कर सके। तो आपकी ये किताब अमेरिका के तालीमी इदारों में निसाब में कहीं शामिल हुई है? कहीं अभी नहीं, मैंने कोशिश भी नहीं की, इसलिए कि अभी तो ये बिल्कुल आगाज की बात थी। एक से काम नहीं बनेगा। यहाँ तो लोकल जो हमारे स्टेटन आइलैंड में आगे पीछे है वहां तो मैंने मुहैया की है, लेकिन इससे वो जरूरत पूरी नहीं होती। तो अब इस सिलसिले में बाकी अगर एक फर्ज कीजिए कि मैं 1-2 किताबें उर्दू के जो शुरा हैं, जैसे गालिब हैं, मीर हैं, इकबाल हैं, फराज हैं, इनकी चीदा चीदा गजलें 10-10 लेके एक किताब इस तरह की मुरत्तब कर दूं, आसान कर दूं बच्चों के लिए, तो फिर ये है कि उससे सब लोग मुस्तफीद हो सकते हैं। तो उसमें लगा हुआ हूं मैं जी। ठीक है, वेरी गुड। डॉक्टर साहब ये बताइए कि फारसी से आपको दिलचस्पी, अदब से आपको दिलचस्पी, इकबाल और रूमी से आपको दिलचस्पी, और आपने एक हल्का है इकबाल और रूमी भी बनाया। तो इस हल्के में आप तो सरबराह हैं ही हैं, लेकिन आम लोगों की, आम जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, उनकी दिलचस्पी कितनी हद तक है? आपसे सवाल जवाब करते हैं और उससे कोई नतीजा अक्स करते हैं, कोई अपने दिमागों को, जहनों को रोशन करते हैं उन बातों से? वो दरअसल अगर हकीकत पूछी जाए तो वो वही लोग हैं जो हमारे साथ या हमसे 10-15-20 साल बाद आए हैं, जिनको उर्दू का एक्सपोजर पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में मिला है। वो इकबाल को बुनियादी तौर पे जानते हैं कि कौन थे। इसी तरह रूमी के बारे में उन्होंने सुन रखा है। लेकिन जो लोग पिछले 30-40-50 बरस से, जैसे मेरे बच्चे यहाँ, जाहिर बात है अब 40s में हैं, तो जो लोग बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं उनके लिए बहुत ही बुनियादी बात करनी पड़ती है पहले कि इकबाल थे कौन, उनका क्या क्या रोल था पाकिस्तान के बनने में वगैरह। तो जब हमने ये हल बनाया था, क्या कहते हैं, अल्लामा इकबाल ग्लोबल फोरम 1994 में, तो उसकी बुनियाद इसी जज्बे के तहत रखी थी कि जो लोग यहाँ पे इस वक्त सेटल हो चुके हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान से आके, उर्दू जिनका बैकग्राउंड है, कम से कम उनको पता हो कि इकबाल और रूमी का जो तालीम है, वहां तो जाहिर बात है इतना डीपली नहीं पढ़ पाते आप कॉलेज के ज़माने में, दो कुछ थोड़ा बहुत एक्सपोजर होता है, उसके बाद एक्सपेंड करना होता है। तो हम कोशिश ये थी कि वालिदैन को और जो लोग बड़े हैं कम से कम उनको इससे कनेक्टेड रखें। तो उस हिसाब से फिर मैंने एक मुशायरा करवाया था यहाँ पे। उस मुशायरे के उसमें थे अपने ज़मीर जाफरी साहब और अमजद इस्लाम अमजद। तो इन दोनों के हाथों से बुनियाद रखवाई थी मैंने, और फिर बुला लिया था, हाँ वो तीसरे भी थे अपने इकबाल एकेडमी लाहौर के, अपने क्या नाम था, उमर, सोहेल उमर साहब। तो वो थे, तो बुनियाद तो रख दी थी हमने। पर उसके बाद 1-2 साल हम जो है सालाना बड़ा एक इज्तिमा कर लेते थे जिसमें बुलाया करते थे इकबाल स्कॉलर्स को। तो वो करता रहा मैं काम, लेकिन साथ प्रैक्टिस भी होती थी। अब सिर्फ ये है कि उस हवाले से हम छोटे मोटे प्रोग्राम तो कर लेते हैं, लेकिन मेरी तवज्जो अब जो है वो राइटिंग की तरफ ज्यादा हो गई है, ताकि कुछ मैं मटेरियल क्रिएट कर लूं
ताकि क्या कहते हैं, कुछ किताबी सूरत में ऐसा मवाद आ जाए कि बच्चे जो हैं वो इसको पढ़ सके आइंदा। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आपका रुझान राइटिंग की तरफ हो गया, जबकि इस दौर को डिजिटल एरा कहा जा रहा है। अब प्रिंट मीडिया को कह रहे हैं कि मर रहा है, लेकिन बहरहाल मैं इस पे बिलीव नहीं करता। और आपकी इसकी मिसाल मेरी तरफ से तो आप देखें कि हमने जौहर का आगाज किया है, इजरा किया है। तो आप क्या समझते हैं कि प्रिंट मीडिया या किताबें दम तोड़ रही हैं, या हमें इसको प्रिंट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूं कि इससे प्रिंट मीडिया को दरअसल थोड़ा सा दचका अगर लगा भी है तो उसके बाद ये उस दचके से मूव फॉरवर्ड भी काफी तेजी से होगी। क्योंकि ठीक है, डिजिटल हुआ है, ये हर चीज उस पे ऊपर आपको अवेलेबल है, इंटरनेट पे आप उसको डाउनलोड करके बड़ा आसानी से पढ़ सकते हैं किंडल वगैरह पे। लेकिन किताबी जो मवाद है वो बरकरार रहेगा जहां तक मैं समझता हूँ। हाँ, न्यूज़पेपर्स की हद तक उन पे शायद असर पड़ा हो, लेकिन फिर भी लोग जब कोई चीज पसंद आती है, अगर वो किंडल पे भी पढ़ें या इंटरनेट पे भी पढ़ें, उसको प्रिंट करके भी 1-2 पेजेस रखें, तो उनको वो लुत्फ नहीं आता जो एक किताब को अपने हाथ में लेके पढ़ने में होता है, या उसको आप अपने रेफरेंस के लिए बेड साइड टेबल पर रखते हैं। तो वो लुत्फ जो है वो फिल वक्त, चूंकि ट्रांजिशन का फेज है, लोग ज्यादा इंटरनेट की तरफ जा रहे हैं और डिजिटल फेज की तरफ जा रहे हैं, तो लगता ऐसा है कि शायद किताब जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रही। लेकिन मेरे हिसाब से किताब दोबारा ऐसे उभरेगी कि आप देखेंगे कि अगर 10 किताबें आई ऐसी इंटरनेट पे, जैसे मैं फर्ज करो 7 किताबों का अगर फर्ज करो मैं पब्लिशर हूं, तो उसमें से 1-2 जो है वो मेरी भी पसंदीदा होंगी, और वो जो है वो लोग लेके अपने डेफिनेटली अपने साथ रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर वो नोट्स लिख सकते हैं, उसके ऊपर वो बाकी याददाश्तें अपनी जो है वो कर सकते हैं, जो कि वो इंटरनेट पे या कंप्यूटर पे आप नहीं कर सकते। तो किताब कहीं नहीं जा रही, किताब इंशाल्लाह रहेगी अपनी जगह। यकीनन रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप एक तवील अरसे से अमेरिका में हैं, बड़े बड़े मुशायरे यहाँ पर हुए, हमने भी देखे, पाकिस्तान से मुमताज, हिंदुस्तान से मुमताज शोरा इकराम लिखने वाले यहाँ पर आए और बहुत मुबारकतुल आरा मुशायरे हुए। तो आप क्या समझते हैं, भारत, हिंदुस्तान, पाकिस्तान से आने वाले शोरा का अपना एक मकाम है और वो सारे बड़े नाम होते हैं, लेकिन अमेरिका में भी शोरा की तादाद, लिखने वालों की तादाद कुछ कम नहीं है। तो आप क्या कहते हैं, यहाँ पर जो लिखे जाने वाला अदब है उसका मयार कहाँ देख रहे हैं आप? बड़ा अच्छा सवाल है ये आपका। ये दरअसल जबान की और अदब की कोई हदूद नहीं होती, बाउंड्रीज नहीं होती, नेशनैलिटीज नहीं होती। जहां जहां लोग इस क्या कहते हैं ट्रेंड के सेटल होते हैं, वो काम करते हैं। हकीकत यह है कि जो पजीराई इसको लिटरेचर को यहाँ इस माहौल में मुयसर है वो पाकिस्तान हिंदुस्तान में नहीं, एक बात। दूसरी बात यह है कि लिखने वालों को जो क्या कहते हैं कमिटमेंट जो यहाँ फील होती है ना कि उनको कुछ ना कुछ लिखना चाहिए, वो शायद पाकिस्तान हिंदुस्तान में इस तरह महसूस नहीं होती होगी, क्योंकि माहौल ऐसा है कि आसानी से पता है कि काम तो चल ही रहा है और कुछ ना कुछ होता रहेगा। अब जो लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ करना है, वो उसमें हमातन मसरूफ रहते हैं कि हम कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करें, और यहाँ प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। यहाँ ये नहीं कि आप पाकिस्तान की 11-12 बजे काम पे आए, थोड़ी देर के लिए बैठे, दोस्तों से बात की, चाय का कप पिया और घर चले गए, काम खत्म। यहाँ पे वर्किंग आवर्स लंबे होते हैं और लोग, जाहिर बात है कि प्रोडक्टिविटी जो है वो काम की वजह से बढ़ जाती है। तो यहाँ लोग माशाल्लाह काफी देर तक काम करते हैं। एक तो ये तो उसका पहला हिस्सा था आपके सवाल का। दूसरा ये है कि वाकई यहाँ पे जो लोग आए हैं उनको पाकिस्तान और हिंदुस्तान से, जो दुनिया उर्दू से यहाँ आए हैं, उनको अपनी इस जबान के बारे में इसका शिद्दत से एहसास है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जबान जो है खत्म हो जाए। तो इसलिए उस पे इसकी बका के लिए और इसकी तरवीज के लिए लोग काम में मसरूफ हैं। रहा मायार, तो मायार तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ आने के लिए उन्हीं लोगों को एक तरह से वीजा मिलता है, या जो पहले से ही काफी अपने 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 प्रोफेशंस में टॉप पे हैं। तो जाहिर बात है इंटेलेक्चुअल लेवल भी हाई है, फिर उन्हीं के जानने वाले। तो जो लोग यहाँ आए हैं वाकयातन वो उनका मायार लिखने का और जो वो चीजें तख्लीक कर रहे हैं यहाँ पे वो काफी मायारी हैं,
और मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि यहाँ जो न्यूयॉर्क में कम से कम या शिकागो में या कैलिफोर्निया में जो तख्लीक हो रहा है अदब, वो बहुत मायारी है और काबिल फख्र है। काबिल फख्र। डॉक्टर साहब, टाइम मैं चाहता हूं, क्योंकि हम ये टीवी पे ऑन एयर भी कर रहे हैं, तो वक्त की पाबंदी का भी थोड़ा सा ख्याल करूंगा, और मेरा दिल चाहेगा कि हम किसी और वक्त में भी फिर आपसे दोबारा गुफ्तगू करें इन्हीं नए मौजूआत को लेकर। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि इस वक्त हमारे पढ़ने वालों के लिए भी और सुनने वालों के लिए भी कोई ताज़ा गजल, कोई नज्म जो आप चाहें तो वो हम सुनना चाहेंगे आपसे। अच्छा, मुझे अब उसके लिए मैं ये कहना भूल गया कि मेरा कुछ मेरा रुझान मजाक की तरफ भी है, और मैंने सुना है हाँ जी हाँ, वो मजाक की तरफ मैं चूंकि जब मैंने ये बात बताना भूल गया कि हमारी जो पाकिस्तानी फिजिशियन की तंजीम है अपना, जिसमें मैं काफी फाल था शुरू से ही उसकी बुनियाद में और उसके बाद भी, तो उसमें अब तो 2020 हो गया है, तो 1994 में तकरीबन मैंने उसके अंदर मुशायरों का एहतमाम शुरू करवाया कि अब पहले 4-5 साल से मैं अब भी जारी है वो। अब वो बड़े हाई पैमाने पे है, और उसके अंदर जो हमारी मैगजीन होती है उसमें उर्दू सेक्शन मैंने शुरू करवाया था। उसका पहला एडिटर कुछ साल मैं रहा, तो अब उस मैगजीन के अंदर एक उर्दू सेक्शन भी होता है, वो भी करता हूँ। और उनके मुशायरों के तहत, जो काफी साल में चलाता रहा उनको, तो उसके तहत में जितने बड़े शायर थे या जो बड़े उर्दू के मैगजीन थे या पेपर थे, उनको ऑनर किया हमने अमेरिका बुला के। तो उस वजह से मुझे बड़े बड़े अदीबों, शायरों से और बड़े बड़े उर्दू दानों से मुलाकात का शरफ भी हुआ। हमने यहाँ 3 दिन का एक बड़ा जश्न किया था हजरत फरमान फतेहपुरी साहब के लिए, तो उसमें हमने गोपीचंद नारंग को और दूसरे इंडिया में से बड़े बड़े शुरा को भी बुलवाया। तो इस हवाले से मेरी मुलाकातें जो उर्दू अदब के बड़े बड़े नाम हैं उन सब से तकरीबन हो चुकी हैं और हुई हैं। तो वो एक काम जो है, एक सिलसिला मैं समझता हूँ कि अब चल पड़ा है, तो वो उर्दू के लिए बड़ा सपोर्टिव रहा। अच्छा, मैं चंद अशार आपको, जैसे आपने फरमाइश की, मैं वो कह रहा था कि मेरी गजल का जो रंग होता है उसके नमूने के 2-3 सुनाता हूँ। इश्क वाला सिफात मुझ में है, इश्क वाला सिफात मुझ में है, इश्क वाला सिफात मुझ में है, बंद एक कायनात मुझ में है, और मौत जिसको कभी ना आएगी, एक ऐसी हयात मुझ में है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्यों ना सूरज मेरा तवाफ करे, क्यों ना सूरज मेरा तवाफ करे, क्यों ना सूरज मेरा तवाफ करे, जलवाए हुस्न जात मुझ में है। सुभान अल्लाह। मैं हजरत इंसान की बात कर रहा हूँ। तो ये देखें, क्यों ना सूरज मेरा तवाफ करे, जलवाए हुस्न जात मुझ में है, हर सितम मेरी खाक में मुजमर, और हर बला से नजात मुझ में है। क्या कहने, आग, पानी, हवा, खजाना खाक, यानी हर वारदात मुझ में है। क्या कहने, अच्छा है, दोबारा पढ़िए डॉक्टर साहब ये शेर। आग, पानी, हवा, खजाना खाक, यानी हर वारदात मुझ में है। चीर सकता हूँ आसमानों को, क्या कहने, चीर सकता हूँ आसमानों को, कुदरते मोजजात मुझ में है। क्या कहने। और ये शेर सुने, आप करते हैं कायनात की बात, खालिके कायनात मुझ में। वाह 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 वाह। आप करते हैं कायनात की बात, खालिके कायनात क्या कहने मुझ में है, और मक्ता मुझको सजदा किया फरिश्तों ने। वाह, मुझको सजदा किया फरिश्तों ने, अब कोई तो बात मुझ में है। क्या कहने, वाह 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 वाह। इश्क वाला सिफात मुझ में है। डॉक्टर साहब, आपका मुझे याद है कि आपने मिर्जा का अभी हवाला दिया, तो आपने वो पेस मेकर के हवाले से कोई 4 मिसाल बहुत पुरानी बहुत पुरानी बात है, बट आई रिमेम्बर वेरी वेल। वो ये था कि कुछ बचावा ना मिला चोट से बच के दिल को, डॉक्टर ले गए सीने से खुरच के दिल को, और पेस मेकर ने किया चैन से मरना भी हराम, बाद मरने के भी लगते रहे धच के दिल को।
तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश होगी कि आपसे रूमी और इकबाल के हवाले से और अमेरिका में अदब के हवाले से, उर्दू अदब के हवाले से वक्तन फ़ौक्तन हम गुफ्तगू करते रहें। और मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वक्त की एक पाबंदी होती है कि हम जी मैं इसको समझ सकता हूँ। इंशाल्लाह ताला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त मैं जब तक मैं यहाँ पे हूँ, आप तो मुझे जानते हैं, तो किसी वक्त भी इंशाअल्लाह हाजिर। तो ख़वातीन हज़रात, ये थे जनाब डॉक्टर अब्दुल रहमान अब्द साहब, जो कि अमेरिका में अदब के हवाले से, अपनी तख्लीकी काविश के हवाले से, इकबाल और रूमी के हवाले से और अपनी खूबसूरत शायरी के हवाले से आपसे और हमसे मुखातिब थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी राय जिस तरह आप हमें भेजते हैं, भेजते रहिएगा। स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं फ़ोन के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत मेहरबानी।